और दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों यस बैंक में लगाइए मेरी स्ट्रेटजी से पैसा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं लॉस हो ही नहीं सकता। लॉस आपको होने वाला है कई लाखों रुपए का प्रॉफिट। चलिए ये बात भी बोल ही देता हूं कि कभी सूरज पश्चिम से चाहे उग जाए, लेकिन मेरी इस स्ट्रेटजी से यस बैंक में कभी लॉस नहीं हो सकता। दोस्तों बस दो शर्तें हैं जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझनी होगी। पहली शर्त, आपको वीडियो देखनी होगी पूरे एंड तक। शर्त नंबर 2, जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि अधूरा ज्ञान महासत्यानाश। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, मतलब हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरी वीडियो ना देखें, आपको पूरी बात ठीक से समझ में ना आए और हो जाए आपसे कोई बड़ी गलती और हो जाए कहीं लॉस, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो जैसे कि हमने कहा, वीडियो को एंड तक देखें, पूरी अच्छी तरह से समझने के बाद ही यस बैंक में ट्रेडिंग करें। तो बिल्कुल भी वक्त बर्बाद ना करते हुए मैं आपका दोस्त चंदन सोनी, आइए थोड़े डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं यस बैंक ने हंगामा मचा रखा है शेयर बाजार में। अब देखिए रिसेंटली इसका आईपीओ आया, वो आया था लगभग 12-13 रुपए में, और उन दिनों हमें अच्छे से याद है इस शेयर का प्राइस चल रहा था मार्केट में कुछ 21 रुपए, 22 रुपए या 23 रुपए। आईपीओ आने के कुछ दिनों बाद ही शेयर ने नीचे के सर्किट लगातार लगाना शुरू किया। कई दिनों तक सर्किट नीचे के लगते रहे और हमने देखा फ्राइडे के बाजार में ये रेट क्लोज हुआ 12 रुपए पर। मंडे के बाजार में यस बैंक का शेयर क्लोज हुआ फिर 12 रुपए पर, और ट्यूसडे के बाजार में बंद हुआ 12 रुपए कुछ पैसे पर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 12 रुपए पर ये आके रुका है, तो क्या यहां पर इसको खरीद लेना चाहिए? क्या शेयर का प्राइस यहां से बढ़ने वाला है या क्या और गिर जाएगा? कहीं ऐसा ना हो हम इस शेयर को यहां पर ना खरीदे और शेयर यहां से भागना शुरू कर दे, ऊपर बढ़ना शुरू कर दे और हमसे वो ट्रेन मिस हो जाए। और कहीं ऐसा भी ना हो हम शेयर यहां पे खरीद लें, अब क्योंकि हमें दिख ही रहा है लगातार नीचे सर्किट मार रहा था और आगे फिर सर्किट मारे या और गिरता चला जाए, और फिर हमें फिर एक अफसोस हो, फिर रेग्रेट हो कि यार दिख रहा था शेयर गिर रहा है फिर भी हमने खरीद लिया। तो दोस्तों जो स्ट्रेटजी हम आपसे डिस्कस आज करने वाले हैं वो स्ट्रेटजी इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो भी प्रॉफिट होगा और अगर गिरेगा तो भी प्रॉफिट होगा। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे समझिए कि मान के चलिए 12 रुपए में हमने शेयर खरीद लिया। अब ये समझिए कि शेयर का प्राइस अगर नीचे गिर जाएगा, अगर काफी नीचे गिर जाएगा, तो क्या उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? दोस्तों एक कहावत है जो शायद कभी आपने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो आज सुन लीजिए, मैं बता देता हूं। कहावत है, होप फॉर द बेस्ट, प्लान फॉर द वर्स्ट। आप 12 रुपए में खरीद रहे हैं शेयर, बिल्कुल आपकी होप अच्छी है कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, मैं कह रहा हूं बढ़ भी जाए, आपको प्रॉफिट हो, यही तो हम चाहते हैं। लेकिन प्लान फॉर द वर्स्ट, अगर ये वर्स्ट केस में अगर नीचे गिरा और कहां बहुत ज्यादा नीचे गिर गया, तो क्या उसके लिए प्लानिंग आपकी तैयार है? जी दोस्तों, हम आज का आपको देने वाले हैं अपनी स्ट्रेटजी में एक जबरदस्त लेवल की प्लानिंग, एक जबरदस्त लेवल की स्ट्रेटजी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों समझिए कि 12 रुपए के प्राइस पे आपने खरीद लिया, आपने कुछ शेयर 12 रुपए के प्राइस पे ले लिए। अब अगर यस बैंक का प्राइस नीचे गिरता है, 11 रुपए आ जाता है, तो हम आपको बता रहे हैं कुछ शेयर और ले लीजिए। कितने लेने ये भी बताएंगे। अगर 10 रुपए आ जाए तो कुछ शेयर और ले लीजिए, अगर 9 रुपए आ जाए तो कुछ शेयर और ले लीजिए, 8 रुपए आ जाए तो कुछ शेयर और ले लीजिए। अब डिस्कस करेंगे हम कर क्या रहे हैं। एक नए तरह का कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है पिरामिड एवरेजिंग, जिसको मैंने नाम दिया है पिरामिड एवरेजिंग। कैसे करना है समझाता हूं। जैसे हमने आपको बताया 12 रुपए में आपने कुछ शेयर ले लिए, अब 11 रुपए जब आएगा तो 12 रुपए की जो क्वांटिटी खरीदी थी उसकी डबल क्वांटिटी 11 रुपए में लेना है, और अगर 10 आ गया तो 11 रुपए से भी डबल क्वांटिटी 10 रुपए में लेना है। ऐसे ही नीचे गिरते गिरते जितना गिरेगा डबल डबल क्वांटिटी लेते जाना है। आप या तो 1-1 रुपए के गैप में ले सकते हैं या 2-2 रुपए के गैप में ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। जैसे मैंने एक एग्जांपल जो तैयार किया है वो 2-2 रुपए के गैप पर तैयार किया है। मतलब पहली परचेस होगी 12 रुपए में, दूसरी परचेस 10 रुपए में, फिर 8 में, फिर 6 में, फिर 2 में, फिर 1 में। तो कुछ जो मैंने इलस्ट्रेशन आपके लिए तैयार किया, पहले मैं उसकी क्वांटिटी आपको क्लियर कर दूं। मैंने ये मॉडल पोर्टफोलियो तैयार किया है 1 लाख रुपए का, मतलब अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको कैसे करना होगा। तो दोस्तों 12 रुपए पर वो व्यक्ति खरीद सकता है 330 शेयर, 10 रुपए पर 660 शेयर, 330 का डबल, 8 रुपए पर 660 का डबल 1320 शेयर्स, 6 रुपए पर 2640 शेयर, 4 रुपए पर 5280 शेयर, 2 रुपए पर 10,560 शेयर और 1 रुपए पर 21,120 शेयर। अगर आप ठीक इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से आपके टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ दैट इज 1 लाख रुपीस। दोस्तों हम आपको यह बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए लगाइए, आपकी चॉइस। आप 10,000 रुपए लगाएं, 1 लाख रुपए लगाएं, 5 लाख रुपए लगाएं, 10 लाख रुपए लगाएं, 1 करोड़ लगाएं, वो आपके अपनी पॉकेट से, आप पॉकेट के हिसाब से, अपने खुद के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप देखिए। अब ये सब जानने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे।
उनमें से बहुत सारे प्रश्नों का हम एक एक करके जवाब देंगे इसी वीडियो के अंदर। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जब आपको लगता है 1 रुपए तक आ ही जाएगा तो 12 रुपए से क्यों परचेस करवा रहे हो? दोस्तों मैं फिर बताना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये 1 रुपए तक आ जाएगा। हम यहां पर लेकर चल रहे हैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगर 1 रुपए तक भी आ जाए तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? जी दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं कि 1 रुपए आ जाएगा। ये शेयर सर्टेनली ऊपर जाना है, लेकिन कहां से लौटेगा ये हम में से कोई नहीं जानता। बहुत एक्यूरेटली कोई भी जजमेंट नहीं कर सकता। कोई भी टीवी चैनल, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी एनालिस्ट आपको बहुत श्योर शॉट नहीं बता सकता कि शेयर कहां से लौटेगा और भागना शुरू होगा। ये बात हम सब जानते हैं। कोई भी शेयर जो नीचे सर्किट मार मार के नीचे गिरता है, श्योर शॉट जब वो शेयर भागेगा तो सर्किट मारते हुए ऊपर जाएगा। लेकिन $1,000,000 क्वेश्चन ये है कि वो कौन से रेट से भागना शुरू होगा, जिसको एक्यूरेटली जज करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम यस बैंक का वो प्राइस जज कर ही नहीं रहे कि कहां से लौटेगा, बल्कि हमने एक नया सिस्टम बनाया, पिरामिड एवरेजिंग। आपके दिमाग में और भी बहुत सारी बातें आ रही होंगी। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सर अगर 1 रुपए तक आ जाएगा तो डीलिस्ट भी हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में थोड़ी देर के बाद हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि ये शेयर डीलिस्ट नहीं हो सकता, ये बर्बाद नहीं हो सकता। उसके लिए 2 बड़े फंडामेंटल रीजन मैं आपको दूंगा, जिनको जान लेने के बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ बात बिल्कुल सही है। और एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर 1 रुपए तक आ गया तो क्या गारंटी कि वापस 12 रुपए आएगा या उससे भी ऊपर जाएगा? अगर ये किसी एक रेंज में ही चलता रहा कुछ टाइम तक, लेट सपोज 1 से 4 रुपए की रेंज में, मान के चलिए 1 महीने तक उस रेंज में रहा, 2 महीने तक उस रेंज में रहा, 1 रुपए से 4 रुपए के बीच में, मान लीजिए 4 महीने तक रहा, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप बताइए अगर 4 महीने तक, अगर 3 महीने तक यस बैंक का प्राइस 1 रुपए से 4 रुपए के बीच में ही चलता रहा तो क्या ये अपॉर्चुनिटी है या कोई बैड या सैड फेस है आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से? दोस्तों ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं अभी डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूं। तो समझिए, अगर शेयर का प्राइस 1 से 4 की रेंज में ही बार बार चल रहा है तो दोस्तों अभी तक के डिस्कशन में तो मैंने आपको ये शेयर खरीदना सिखाया। अब आपको सिखाऊंगा कैसे प्रॉफिट बुकिंग करना है, शेयर को बेचना कैसे है, कैसे क्या स्ट्रेटजी हमारी, आइए डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों ये समझिए, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, मानकर चलते हैं कि शेयर का प्राइस 12 रुपए आएगा ही नहीं। ये शेयर कुछ महीनों तक, कुछ समय तक चलता रहेगा 1 रुपए से 4 रुपए के बीच में। तो दोस्तों समझिए कि 1 रुपए में आप जो शेयर खरीद चुके हैं, जैसे हमने बताया था 21,120, तो वो शेयर जैसे ही 2 रुपए का रेट आएगा, 1 रुपए के प्राइस पे जो हमने क्वांटिटी खरीदी थी वो 2 रुपए पे हम बेच देंगे। अब जैसे ही प्राइस जाएगा 4 रुपए, जितनी क्वांटिटी हमने 2 रुपए पे खरीदी थी वो बेच दूंगा मैं 4 रुपए में। जी, जैसे कि हमने कहा इसी रेंज में चलेगा, तो जैसे 1 से 2, 2 से 4 हुआ, ऐसे ही होगा 4 से 2, 2 से 1, तो वापस 2 पे आ जाने पे जितनी क्वांटिटी हमने पहले 2 पे खरीदी थी उतनी हम दोबारा 2 रुपए में खरीदेंगे। वापस 1 पे आ जाने पर जितनी क्वांटिटी पहले हमने 1 रुपए में खरीदी थी उतनी दोबारा 1 रुपए में खरीदेंगे। और जैसे कि हमने अभी बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ये एक ही रेंज में चल रहा है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 2, 2 से 1, तो फिर से 2 रुपए में बेच देंगे 1 रुपए वाले शेयर, 4 रुपए में बेच देंगे 2 वाले शेयर। आपके दिमाग में यहां भी एक नया प्रश्न उठा होगा कि सर जब आपको पता है कि 1 से 4 जा रहा है, 1 से 4 की रेंज में चल रहा है, तो हम 2 रुपए में क्यों बेच रहे हैं, सीधा 4 रुपए में क्यों नहीं बेचते हैं? दोस्तों यहीं पे गलती हो जाएगी, डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है। अभी एक बात बताता हूं, क्या जरूरी है कि 1 से 4 की रेंज में चलेगा? कौन जानता है, क्या पता 2 रुपए से ही वापस लौट आए। तो अगर 1 से 2 के बीच में भी वापस लौट आता है, अगर 1 से 2 की रेंज में भी चल रहा है और बहुत महीनों तक चला, मैं कह रहा हूं 50 बार घूम गया 1 रुपए से 2 रुपए के बीच में, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैश करेंगे? आप हर बार 1 रुपए में खरीदेंगे, हर बार 2 में बेचेंगे, हर बार 1 में खरीदेंगे, हर बार 2 में बेचेंगे। मैं कह रहा हूं चलने दो इसी रेंज में। अगर कुछ महीने तो इसी रेंज में चल गया और आपने इस तरह से ट्रेड 50 बार कर लिया, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कितने पैसे कमा लेंगे? हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से आप कमाएंगे 10,50,000 रुपए, अगर 50 बार आपने ट्रेड कर लिया सिर्फ 1 रुपए से 2 रुपए के बीच में। हर बार पैसा आपका डबल हो रहा होगा, हर बार। दोस्तों 1 रुपए से 2 रुपए गया तो डबल हो गया ना। 10,50,000 रुपए के आसपास आप कमाते हैं अगर इसी रेंज में शेयर बहुत टाइम तक चलता रहे और आप 50 बार ट्रेडिंग करने में सफल हो जाए। और अगर 1 से 4 की रेंज में चलता रहे, जैसे कि हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे, और आप इसी तरह से कई समय तक चलता रहे, 50 बार ट्रेडिंग करने में आप सफल हो जाए, तो आप कमा लेंगे दोस्तों 21 लाख रुपए। और एक बहुत जरूरी बात मैं आपको यहां याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, 12 रुपए से लेकर 1 रुपए तक जो आपने शेयर खरीदे हैं, आपकी टोटल लागत, आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट लगी है वो सिर्फ 1 लाख रुपए है। और अगर नीचे के भाव में भी आके किसी रेंज में अटक जाता है तो आपने क्या देखा, 21 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको अभी तक हो चुका है। और अगर शेयर का प्राइस और भी बढ़ता जाए तो आपके पास तो ऊपर के रेट के शेयर पड़े ही है ना, उनको भी बेच के प्रॉफिट कमाइएगा। और मैं कहता हूं 4 रुपए से ऊपर अगर नहीं गया कुछ महीनों तक, तो अपने सारे शेयर ऊपर के खरीदे हुए भी नीचे बेच देना, वो सब बोनस है।
21 लाख रुपए तो आप कमा चुके हो, और जो शेयर ऊपर के भाव में खरीदे हुए हैं उन्हें भी 4 में बेच देना, वो भी आपका प्रॉफिट, वो भी एक्स्ट्रा बोनस आपको मिलेगा। अभी हम बात करेंगे उन बातों के बारे में, जैसे कि आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि जिस शेयर का प्राइस 1 रुपया आ सकता है, अगर आया तो, हम श्योरिटी से नहीं कह रहे 1 रुपया आएगा, अगर आया तो वो शेयर डिलिस्ट भी हो सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ऐसे 2 बड़े फंडामेंटल रीजन हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, जिसको जानने के बाद आप खुद कहेंगे नहीं, इस शेयर का कुछ बाल भी बांका नहीं हो सकता, इस शेयर कभी डिलिस्ट नहीं हो सकता, ये शेयर कभी बर्बाद नहीं हो सकता। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं वो 2 बड़े फंडामेंटल रीजंस। रीजन नंबर 1, तो दोस्तों जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कुछ टाइम पहले जब यस बैंक की खबर आई थी कि यस बैंक बर्बाद हो रहा है, यस बैंक बंद हो जाएगा, यस बैंक में ये प्रॉब्लम आ गई, यस बैंक में वो प्रॉब्लम आ गई, तो आपने देखा होगा आरबीआई खुद, मतलब इंडियन गवर्नमेंट खुद इसकी सपोर्ट में आ गया था। आपने देखा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें पैसा लगाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद पैसा नहीं लगाता है दोस्तों, आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आगे किया कि इसको सपोर्ट करो। इसमें एलआईसी ने पैसा लगाया, जो अगेन गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे काम हो रहा था। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अलावा इसमें लगाया कोटक महिंद्रा बैंक ने पैसा। अब सोचिए ऐसा क्यों किया जा रहा है, सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री के लोग ही इसमें पैसा क्यों लगा रहे हैं, और इसके पीछे माजरा क्या है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें पहला हिस्सा है गवर्नमेंट बैंक और दूसरा हिस्सा है प्राइवेट बैंक। गवर्नमेंट बैंक को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, प्राइवेट बैंक को डिस्कस करते हैं। प्राइवेट बैंक में भी कुछ बैंक बहुत बड़े दिग्गज बैंक हैं, जैसे आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो अगर इन बड़े दिग्गज बैंक को भी साइड में रख दें तो बात आएगी अब कुछ मीडियम लेवल के या स्मॉल लेवल के बैंक, जिनमें मैं कुछ नाम भी ले देता हूं, जैसे इंडसइंड बैंक, जैसे डीसीबी बैंक, और जैसे कुछ नए बैंक को परमिशन दी आरबीआई ने, जैसे कुछ नए बैंकों ने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उनके भी कुछ नाम मैं आपके सामने लेना चाहता हूं, जैसे कि आईडीएफसी बैंक, बंधन बैंक एटसेट्रा। अब दोस्तों यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि अगर यस बैंक जैसा शेयर और यस बैंक जैसा बैंक बर्बाद हो गया तो इससे हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा शेयर बाजार से बाहर निकलिए, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताइए अगर यस बैंक की कंपनी बर्बाद हो गई, अगर सारे इन्वेस्टर्स का पैसा मर गया, जिन्होंने भी इसमें पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं उनका पैसा भी मर गया, आप सोचिए दोस्तों, क्या आपकी कभी हिम्मत होगी किसी प्राइवेट बैंक में कभी आप कुछ करोड़ों रुपए की एफडी कराएंगे? दोस्तों करोड़ों रुपए की एफडी छोड़िए, आप क्या लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए भी किसी प्राइवेट बैंक में कभी सेविंग अकाउंट में छोड़ना चाहेंगे? कभी किसी बैंक में एफडी कराना चाहेंगे? नहीं ना जी दोस्तों, ये बात आरबीआई को भी पता है। पूरे बैंकिंग सिस्टम पर से हम सबका कॉन्फिडेंस उठ जाएगा, स्पेशली प्राइवेट बैंक से, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, हमारे देश की इकोनॉमी में, हमारे देश के डेवलपमेंट में हमारे प्राइवेट बैंक का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, जिसको आरबीआई को हर हालत में सपोर्ट करना ही होगा। आरबीआई अपनी पूरी ताकत लगा देगा यस बैंक को बचाने में, मैं शॉर्ट में आपको ये कहना चाहता हूं, जैसे कि जिसके इंडिकेशन अभी तक देखे गए हैं। तो ये था बड़ा इंडिकेशन, बड़ा फंडामेंटल रीजन नंबर 1 कि यस बैंक का शेयर बर्बाद नहीं होगा। अब इससे भी बड़ा रीजन मैं आपको दूंगा, फंडामेंटल रीजन नंबर 2, जिसको जानने के बाद आप खुद कहेंगे हाँ बात बिल्कुल सही है, ये शेयर कहीं नहीं जाने वाला है। आइए बात करते हैं डिटेल में। तो दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी रिसेंटली यस बैंक का एफपीओ आया। ऐसे ही कोई कंपनी अपनी मर्जी से एफपीओ नहीं ला सकती, इसके लिए एक परमिशन लेना पड़ता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट परमिशन लेना पड़ता है सेबी से। और सेबी भी यूं ही परमिशन नहीं दे देता है, सेबी बहुत सारे तरीकों से पहले उसको वेरीफाई करता है, उसको क्रॉस चेक करता है, बहुत सारे फिल्टर्स के बाद, पास होने के बाद ही किसी कंपनी को अलाउ किया जाता है कि वो अपना आईपीओ या एफपीओ लेकर आ सकते हैं। अब समझ के चलिए, सेबी ने अलाउ कर दिया यस बैंक को एफपीओ आने के लिए, और ऑब्वियसली जैसे उसका पैरामीटर है, उन सारे पैरामीटर्स पे खरा उतरने के बाद ही यस बैंक को अलाउ किया होगा। अब समझिए, अगर एफपीओ आ जाने के बाद, सेबी के वो सारे परमिशंस के बाद, अगर कुछ महीनों में शेयर को डिलिस्ट ही हो जाना है, तो ये गलती यस बैंक की मानी जाएगी या सेबी की? दोस्तों सोचिए, किस पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, यस बैंक पर या सेबी पर? आप कुछ आइडिया से समझ गए होंगे। तो सेबी क्या है, वैसे तो आप सब पहले से जानते हैं, ये मुझे पता है, लेकिन अपनी बात को क्लियरली समझाने के लिए मैं 2 शब्द सेबी के बारे में जरूर कहूंगा। दोस्तों सेबी है शेयर मार्केट का कर्ता धर्ता, शेयर मार्केट का माई बाप। इन लोगों के पास सारी पावर्स और सारे राइट्स हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड। अपनी साख, अपनी गुडविल, अपनी इमेज को बचाने के लिए सेबी किसी भी हद तक जाएगा, यस बैंक को बर्बाद नहीं होने देगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर का माई बाप, बैंकिंग सेक्टर का कर्ता धर्ता है आरबीआई। और दोस्तों आरबीआई किसी भी हद तक जाएगा जनता का कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए पूरे बैंकिंग सेक्टर पर। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जिस कंपनी के पीछे, जिस शेयर के पीछे, जिस बैंक के पीछे बैक सपोर्ट बन के खड़े हो सेबी और आरबीआई,
आप बताइए दोस्तों, क्या उस कंपनी का, उस बैंक का बाल भी बांका हो सकता है? तो दोस्तों, ये थे वो दो बड़े फंडामेंटल रीजंस जो हमें लगता था आप सबको पता होने चाहिए। अब वीडियो के उस पार्ट में हम चलेंगे जिसमें हमने आपको बताया था कि लास्ट तक वीडियो देखना क्यों बहुत जरूरी है। दोस्तों, शेयर मार्केट में जिस चीज की हमने सबसे ज्यादा कमी पाई है उसका नाम है डिसिप्लिन। जैसा कि अभी तक पूरी स्ट्रेटजी में मैं आपको समझा चुका हूं, हो सकता है कि शेयर का प्राइस नीचे गिरे और ना जाने कहां तक गिर जाए। तो जब शेयर का प्राइस गिर रहा होगा तो आपको डरना नहीं है दोस्तों। और डरना इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे तक के प्राइस के लिए हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है, एक प्रॉपर प्लानिंग है दोस्तों। और जितना नीचे गिरेगा, आपने चेक कर लिया होगा, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपने देख लिया होगा कि नीचे गिरने पर ही हम ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो डरना क्यों है? इसी तरह से अगर शेयर का प्राइस ऊपर चढ़ रहा होगा तो बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है दोस्तों, बहुत ज्यादा ग्रीड नहीं रखना है। ठीक जैसे बताया गया वैसे खरीदते जाना है और ठीक जैसे बताया गया वैसे वैसे बेचना भी है। अगर वीडियो का कोई हिस्सा आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया हो, अगर कहीं कोई चीज मिस हो गई हो, तो प्लीज रिवाइंड करके थोड़ा बैक में जाके वीडियो दोबारा देख लीजिए, वो हिस्सा दोबारा समझ लीजिए। हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक तरीके से ट्रेडिंग करें और प्रॉफिट कमाएं। कहीं ऐसा ना हो किसी कंफ्यूजन की वजह से या किसी और रीजन से आप कुछ गलती कर बैठे और लॉसेस कर ले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है ना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही सही वक्त है, कर लीजिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं। और अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपके किसी फ्रेंड को भी बेनिफिट मिल सकता है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में। दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट, अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको लगता हो कि जल्दी से हम एक वीडियो लेकर आए तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे जल्दी से आपके लिए एक वीडियो तैयार करें उस टॉपिक। आपका दोस्त चंदन सोनी आज के लिए अलविदा। हम जल्दी मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।